Hello students, welcome to B2B Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. तो बेटा I welcome you all to the second lecture of a very basic but important chapter that is units and dimensions. इसकी क्या इंपॉर्टेंस है बेटा मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. एंटायर फिजिक्स जब आप पढ़ते हो तो देयर आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज जो हमें समझनी पड़ती है और बेटा उन्हें हैंडल करने के लिए यू नीड टू नो कि बेसिकली यूनिट्स क्या है, डायमेंशंस क्या है, राइट. यूनिट्स लेक्चर 1 में हमने ऑलरेडी कवर किया है. डायमेंशंस आज हम बेटा कवर करेंगे. ठीक है, तो आई एम श्योर कि आपने यूनिट्स देखा होगा. नहीं देखा है फर्स्ट गो एंड वॉच दैट लेक्चर्स बेटा, तभी आपको ये चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा, ये वाला पार्ट अटेंड करने में मजा आएगा. नहीं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिंक ब्रेक होगा. ठीक है, और बेटा इसके साथ साथ हमेशा की तरह मैं बोलूंगा प्लीज ओपन योर नोट्स कॉपीज, प्रॉपर क्लास की तरह अटेंड करना है, कहीं कुछ गोल नहीं करना है. जहां मैं एग्जांपल्स दूंगा खुद से प्रैक्टिस आउट करनी है, सॉल्व करनी है एंड देन सी कि आपका आंसर सही है कि नहीं. इफ इट इज करेक्ट अप्रिशिएट योरसेल्फ, नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, उसके ऊपर बेटा वर्कआउट करना है, उसको याद कर लेना है, लेर्निंग की तरह उसे लेना है. ठीक है, एंड देन यू विल सी कि आपके जो कंटेंट है वो उसकी एप्लीकेशंस और न्यूमेरिकल्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे. ठीक है बेटा, राइट. So let's start with the lectures and also don't forget to subscribe if you haven't. If you already, it's well and good. Let's start with the class. तो बेटा जहां तक अगर हम बात करते हैं डायमेंशंस की तो देखो इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, ज्यादा खींचेंगे भी नहीं, थोड़ा सा इसको कंसाइज बट स्मार्ट वे में कवर करेंगे. ठीक है, और कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, राइट, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी ट्रिकी है. लेट्स ब्रेक इट इनटू इजी पार्ट. तो हमने कहा भाई हमारे पास ये पूरे चैप्टर में मुझे 3 चीजों के बारे में ज्यादा आइडिया होना चाहिए. बोले कौन सी 3 चीजें सर? एक तो डायमेंशंस, सुनते जाना आराम से, फिर एक साथ लिखना. दूसरा डायमेंशनल फॉर्मूला और तीसरा डायमेंशनल इक्वेशंस, डायमेंशनल इक्वेशन. तो सबसे पहले तो आप पूछोगे सर व्हाट आर डायमेंशंस, तब तो हम डायमेंशन फॉर्मूला और इक्वेशन पे चले. मैंने कहा बिल्कुल सही बात है आपकी कि पहले डायमेंशन तो समझ लें. तो देखो डायमेंशन समझने के लिए आपको थोड़ा यूनिट्स रिकॉल करना पड़ेगा. बोले क्या सर? यूनिट्स में आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी, फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी. बोले हाँ सर, उसमें मास था, लेंथ था, टाइम था, करेक्ट. इसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब कुछ था. मैंने कहा हाँ बिल्कुल था बेटा. वहां पे वो सारी जो बेस यूनिट्स हैं आप उन्हीं की टर्म में तो किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करते हो. बोले हाँ सर, हम तो उन्हें डिराइव्ड क्वांटिटीज भी कहते थे. मैंने कहा करेक्ट बेटा. अब हम क्या करते हैं बेटा, उन क्वांटिटीज के लिए कोई एक सिंबल नॉमेनक्लेट कर देते हैं. बोले मतलब? मैं समझाता हूं ना मतलब क्या दिक्कत है. मैंने कहा भाई हम क्या करते हैं, मास को ना कैपिटल एम बोल देते हैं. बोले ठीक है सर क्या दिक्कत है? मैंने कोई दिक्कत नहीं, सुनते जाओ बस. हम लेंथ के लिए बेटा कैपिटल एल बोल देते हैं. बोले ठीक है सर. हम टाइम के लिए बेटा कैपिटल टी बोल देते हैं. बोले ठीक है सर. हम इलेक्ट्रिक करंट, मैं कॉमनली वो लिख रहा हूं जो हमें यूज कहीं ना कहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल ए लिख देते हैं. बोले ठीक है सर. और इसके अलावा बेटा अगर मैं बात करता हूं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो बेटा इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसके लिए मैं यूज कर लेता हूं मोल. मोल जो इसका सिंबल था. बोले ठीक है सर. इसके अलावा बेटा अगर चाहें तो हम टेम्परेचर की भी बात कर सकते हैं. यहां लिख देता हूं टेम्परेचर का भी आ गया तो के भी लिख सकते हैं केल्विन के लिए, या थीटा भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है, जो आपकी मर्जी से लिख लो. बोले ठीक है सर. मतलब हमने क्या किया बेटा, हमने जो बेस क्वांटिटीज पढ़ी थी उनको एक एक सिंबल से नॉमेनक्लेट कर दिया. बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं अभी तक. अब आगे बताओ डायमेंशंस क्या है. मैं क्या समझाता हूं. मैं क्या करने जा रहा हूं, एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाऊंगा और बहुत आराम से तीनों चीजें एक बार में समझ आएंगी. बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ा सा पेशेंस रखना. एक काम करता हूं, पहले इस वाले पार्ट को थोड़ा सा उधर खिसकाते हैं. ठीक, अब देखो जरा, थोड़ा सा पेशेंस और ध्यान से सुनना बेटा. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल में हम बात करते हैं, लेट्स से हम बात करते हैं किसकी, फोर्स की बात करें. बोले ठीक है सर, फोर्स की बात करते हैं. ठीक है, ये डेंसिटी लेते हैं, थोड़ा इजी लेते हैं, डेंसिटी. बोले ठीक है सर, डेंसिटी. ठीक, डेंसिटी को बेटा अपन किससे डिनोट कर देते हैं, रो से डिनोट करते हैं. बोले ठीक. मैंने कहा डेंसिटी का जो फॉर्मूला था बेटा वो था मास अपॉन वॉल्यूम. अभी देखो मैं डायमेंशन की बात तक नहीं किया हूं, सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं, ये आपको पहले से पता है. बोले हाँ सर, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. मैंने कहा वेरी गुड. मास फंडामेंटल क्वांटिटी, ये देखो कैपिटल एम दिखाई दे रहा है. बोले हाँ सर दिखाई दे रहा है. ये गोला मार देते हैं इसको. बोले ठीक. यानी मास को हटा के मैं लिख सकता हूं कैपिटल एम. बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं. मैंने कहा गुड. वॉल्यूम लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट. बोले हाँ सर. लेंथ, विथ भी लेंथ और हाइट भी लेंथ, मतलब लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, मतलब एल क्यूब. क्योंकि लेंथ के लिए आप क्या यूज कर रहे हो, कैपिटल एल.
मैंने कहा हाँ गुड, कोई दिक्कत नहीं। तो m/l³ हो गया, ठीक। m को ऊपर ले गया 1, l को ऊपर ले गया -3, कोई दिक्कत? बोले नहीं। इसके अलावा टाइम मुझे दिख नहीं रहा था, बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा था, मतलब बाकी सब कुछ 0 0 0 0 0 आना चाहिए था। मैं जनरली MLT में बात करता हूँ, ये एक बेसिक सा नॉमेनक्लेचर कि हाँ जनरली कन्वेंशन है कि MLT को आप रिप्रेजेंट करते हो। मतलब मुझे T नहीं दिख रहा था तो मैंने T की पावर 0 लिख दी, कोई बड़ी बात थोड़ी है। बोले नहीं सर कोई बड़ी बात नहीं है, आपने जो भी अभी तक किया वो बिल्कुल सही है और ईजी है, अभी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने कहा गुड। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, आराम से सुनना, आराम से सुनना। ये मेरी डेंसिटी थी, ठीक है, रो से रिप्रेजेंट किया, आप डी से भी कर सकते हो। मैंने क्या किया, डेंसिटी के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, बोले ठीक। यहां पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, m1 l -3 और t0 को स्क्वायर ब्रैकेट में लगा दिया। बोले ठीक है सर आप करना क्या चाह रहे हो? मैंने कहा मैं ये पूरा का पूरा एनालिसिस एक बार में समझाना चाह रहा हूं, बस तुम थोड़ा सा पेशेंस रखो। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, ये जो निकल करके आया इसको बस ध्यान से देखना है। इसमें ये जो आपको बेटा 1 -3 और 0 दिखाई दे रहे हैं, मतलब बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो पावर दिखाई दे रही है, इन पावर्स को हम कहते हैं डायमेंशंस। बोले अच्छा, मैंने कहा यस। देखो डेफिनेशंस, डायमेंशंस आर द पावर्स रेज्ड टू द फंडामेंटल क्वांटिटीज व्हाइल एक्सप्रेसिंग अनदर पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते वक्त बेटा आप बेस क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर्स रेज कर दोगे, यानी 1, -3, 0, इसे डायमेंशंस कहते हैं। डायमेंशंस का MLT में कोई लेना देना नहीं है, पावर्स को डायमेंशंस कहते हैं। इसका मतलब इस एग्जांपल में अगर कोई मुझसे पूछ ले कि भाई डायमेंशंस क्या होंगी, तो आंसर देखो क्या आएगा, डायमेंशंस विल बी 1, -3, 0 इसकी डायमेंशंस। बोले सर ये तो बहुत इजी है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा ऑब्वियसली, मैं तो तुम्हें कह ही रहा था, समझे मेरी बात को? तो देखो डायमेंशन निकालना कितना आसान है। बोले सर आसान है, इसका मतलब कुछ और चीज टफ हो सकती है, डायमेंशन फॉर्मूला शायद ज्यादा टफ होगा। मैंने कहा और भी बड़ा हलवा है वो तो। अरे भाई ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ना, ब्रैकेट के साथ जब पूरा, मतलब ब्रैकेट भी ले लो और MLT भी ले लो, पावर तो है ही है, तो उसे कह देते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। मतलब ये कि यहां पे अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहूं, बेटा क्या लिखना चाहूं, डायमेंशनल फॉर्मूला, मैं आपको बता रहा हूं, आराम से सुनना, आराम से समझना। तो बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला जो निकलेगा, इसी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये निकलेगा बेटा, m की पावर कितनी थी 1, l की पावर -3, t की पावर 0 विद स्क्वायर ब्रैकेट। कितना ही आसान है यार, ये तो बहुत ही आसान है। यानी कुछ भी नहीं करना, MLT की जो पावर्स है उनको लिख दो, साथ में MLT लिख दो, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, आपको डायमेंशन फॉर्मूला मिल जाएगा। बोले सर ये तो बहुत आसान है। मैंने कहा बिल्कुल। अब इक्वेशन तो देखो जरा, इक्वेशन मैथ्स में बेटा उसे कहते हैं जिसमें इक्वालिटी आती है, इक्वालिटी आती है, इक्वेशन। बोले हाँ सर। आप इस पूरे को पकड़ लो, पूरे को पकड़ लो, मतलब डेल्टा रो, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट रो इक्वल टू ये पूरा लिख दिया, तो इसे कहते हैं बेटा डायमेंशनल इक्वेशन। मतलब तीनों एक ही हैं, कुछ भी पूछे आपको ये करना ही पड़ेगा एनालिसिस। मतलब हमें सिर्फ क्या करना है बेटा, जिस फिजिकल क्वांटिटी की बात करो, मैंने यहाँ डेंसिटी की बात की, आप उसका बेसिक फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिख दिया मास अपॉन वैल्यू। अब उसको क्या करो, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी की टर्म में एक्सप्रेस कर दो, जहां पर बेस क्वांटिटी में मास को कैपिटल M बोल दो, लेंथ को कैपिटल L बोल दो, टाइम को कैपिटल T, बाकी मैंने लिख दिया। बोले ठीक। उसके बाद उन फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो पावर्स होती है उन्हें डायमेंशंस कहते हैं। MLT को पावर के साथ साथ स्क्वायर ब्रैकेट में लगा दो तो वो फॉर्मूला बन जाता है, और उसी में इक्वल करके जिसका वो फॉर्मूला है, यानी यहां पे जैसे डेंसिटी का फॉर्मूला था तो इक्वल टू डेंसिटी भी लिख दो स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये बन गई डायमेंशनल इक्वेशन। अब आप मुझे बताओ इसमें कौन सी चीज है जो रॉकेट साइंस है या टफ है या समझने वाली नहीं है। अननेसेसरी परेशान होते हैं, हलवा है तो सारा का सारा, राइट। तो आई एम श्योर ये आपको पूरा समझ आया होगा बेटा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे हम काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो आप पहले क्या करो, एक बार थोड़ा सा पेशेंस के साथ, एनर्जी के साथ इसको समझ लो, फोकस के साथ कॉपी कर लो, इस एग्जांपल को समझ लो, जॉट डाउन कर लो सारा इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन के अंदर, और उसके बाद पेन पेपर लेके हो जाओ रेडी, क्योंकि मैं आपको दूंगा कुछ क्वेश्चंस करने को जो कि इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि जनरली स्कूल्स वगैरह में डिफरेंट प्लेसेस में एग्जाम से पूछे जाते हैं। अब उन्हें प्रैक्टिस करो, साथ के साथ फिर सोल्यूशन देखो मेरे, फिर देखो कहाँ गलतियां हैं, क्या सीखना
समझने को मिला है और तब आगे बढ़ना बेटा, फिर उसकी एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, आज का चैप्टर इंपॉर्टेंट है बेटा, क्लास इंपॉर्टेंट है प्लीज, है ना, बहुत एनर्जी के साथ। तो मैं आपको स्पेस देता हूँ, आप यहाँ वीडियो पॉज करो, पॉज करके कॉपी करो और मैं आगे बढ़ता हूँ। जब आपका हो जाएगा तब रिज्यूम कर देना। ठीक है, चलो। अब बेटा जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपके लिए डिफरेंट एग्जांपल्स लेके आऊँगा, राइट। तो मैं पहले एक एक करके कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा, आप आराम से उनको करोगे। ठीक है, वीडियो पॉज करके और फिर सोल्यूशन देखोगे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना बेटा एग्जाम्पल्स की, तब तक आपका ग्रिप नहीं आएगा सब्जेक्ट पे, राइट। ग्रिप नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा तो इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा, इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे, सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। चलो देखो बेटा, सबसे पहला जो मैं लेना चाह रहा हूं दैट इज एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन कौन सा? भारी वाला, ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब बेटा कितना हो गया? स्मॉल जी, ये चाहिए। ठीक है, दूसरा बेटा मैं बात करने जा रहा हूं फोर्स। मैं हमेशा रेलेवेंट चीज़ों की बात कर, जो एक दूसरे से रिलेटेड होती है, थोड़ा काम बच जाते हैं। ठीक है, कैपिटल एफ। इसके बाद बेटा तीसरी जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज वर्क। ठीक है, वर्क को हम क्या लिखेंगे बेटा? W। इसके बाद चौथा हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला में आपकी हेल्प करते जा रहा हूँ, बिकॉज आई नो आप जस्ट प्रमोट हुए 11th में, राइट। और इस बार तो एग्जाम भी नहीं लगे, फ्री फोकट में हो गए। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आपको आता नहीं है, जस्ट। फिफ्थ, काइनेटिक एनर्जी। बताओ कौन सा फॉर्मूला होता है? अरे दिमाग में कोई घंटी बजी? बोले यस सर, हाफ एम वी स्क्वायर। मैंने कहा वेरी गुड बेटा, करेक्ट घंटी बजी एकदम, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, 5 बेसिक फॉर्मूले अपन ने लिए है ना, पहले इन 5 को पकड़ते हैं, इनको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर अगले पे चलेंगे। ठीक है, तो ये 5 फॉर्मूले आपके पास रखे हुए स्क्रीन पे, और आपको 5 क्वेश्चंस करने के लिए दिए जाते हैं 10 मिनट, 2 मिनट पर क्वेश्चन, एंड आपका टाइम शुरू होता है अब। आप वीडियो पॉज करके करना शुरू करो, 5 से 10 मिनट के बाद रिज्यूम करो, और मैं इनके सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे भाई एक बात समझो, एक्सेलरेशन ड्यू टू कुछ भी हो है तो एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या बताया था? बोले सर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम बताया था आपने, हमने देखा है लेक्चर 1। मैंने कहा वेरी गुड, इसलिए आपको आता है। तो यानी कि यहां पर अगर देखोगे तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी में चेंज। वेलोसिटी में चेंज का मतलब बेटा स्पीड, मतलब मीटर पर सेकंड या डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो अगर मैं यहां पर बात मैं लिख देता हूं, अगर ऐसा है तो चेंज इन वेलोसिटी को बेटा डेल्टा वी वेक्टर भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और बेटा वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो? लेंथ अपॉन टाइम, और टाइम तो टाइम है ही। बोले ठीक है, यानी यहां से फॉर्मूला जो निकल के आ गया बेटा, ये निकल के आया m0 L1, और ये दोनों ऊपर जाके कितना? t-2। देखो कितना आसान है, बस बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप फट से आंसर लिख सकते हो। आपका फॉर्मूला कितना आ गया? m0 L1 t-2। डायमेंशन कितने आ गए? 0 1 -2। इक्वेशन कितनी आ गई? इसी में बस g को ब्रैकेट पे लगा दो, आ गया। दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, गुड। अब आप चेक करो आपका सही है कि नहीं है। सही है तो अप्रिशिएट योरसेल्फ, और नहीं तो बेटा गलती खोज के उसको रेक्टिफाई कर लो, आगे से नहीं करेंगे। ठीक है, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला देखो बेटा, नेक्स्ट इज फोर्स। फोर्स की जब बात करेंगे बेटा, इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो कितना आसान है। मास का मतलब कैपिटल M1, एक्सेलरेशन आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितना? बोले सर L1 t-2। इनका वेरी गुड। यहां से देखो आपको क्या निकल के आ गया? आपको निकल के आ गया बेटा फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L1 t-2। इससे तो घोट के पी जाना बेटा, क्योंकि फोर्स इतना ज्यादा काम आएगा कि आपको लगेगा कि यार याद होना चाहिए था। तो अभी रट लो साथ के साथ m1 L1 t-2, m1 L1 t-2 ऐसे करके, करेक्ट। जैसे तुम्हें ठीक लगता है कर लो, बट मेक श्योर कि ये आपके दिमाग में एकदम फिट होना चाहिए, राइट। तो फोर्स का आ गया बेटा m1 L1 t-2। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा वर्क। देखो ध्यान से सुनना, वर्क का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास कितना है? m1 L1 t-2। बोले हाँ सर। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया? लेंथ। लेंथ मतलब क्या हो गया बेटा? L1। अब आप खुद देखो बेटा, यहां से आएगा m1 L2 t-2।
ये आ गया बेटा वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट। किसका फॉर्मूला आ गया? वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये हो गई वर्क की डायमेंशनल इक्वेशन। बोले सर ये तो हमें आ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल आएगा बेटा, मेहनत करोगे तो क्यों नहीं आएगा बताओ, है ना। मेहनत करते तो सब होता है दुनिया में, ऐसा कोई काम नहीं है जो बिना मेहनत के या मेहनत करने के बाद, मतलब बिना मेहनत के हो जाए और मेहनत करने के बाद ना हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि mgh। आराम से समझना, पोटेंशियल एनर्जी को बेटा U से डिनोट करते हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। लिखना शुरू करते हैं। M का मतलब, बोले सर M1, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा वेरी गुड। G का मतलब सर ऊपर लिखा हुआ है। मैंने कहा वेरी गुड बेटा, बिल्कुल लिखा हुआ है, लिख देता हूँ, करेक्ट। तो M1 L1 T-2 इंटू H, बोले H मतलब हाइट, हाइट मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, मतलब क्या, बोले L1। देखो कितना आया बेटा, मेरा बेटा कितना आया, M1 L2 T-2। कई बार जाता ही नहीं है, ठीक है। M1 L1 T-2। बेटा ध्यान से देखना, ध्यान से, बोले कैसे, ध्यान से। पोटेंशियल एनर्जी का आया M1 L1 T-2, वर्क का भी आया था M1 L1 T-2, सॉरी M1 L2 T-2, M1 L2 T-2, यानी वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी का एग्जैक्टली सेम होता है। समझ गए? तो डिफरेंट क्वांटिटीज के सेम डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल हो सकते हैं। डू यू गेट द पॉइंट? बोले यस सर। मैंने कहा वेरी गुड बेटा। इसके बाद आगे देखते हैं जरा, है ना, इसके बाद आगे देखते हैं बेटा, है ना, अच्छे से समझना। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करेंगे बेटा, काइनेटिक एनर्जी देखो हाफ की जब भी बात करेंगे ना, हाफ का कोई लेना देना नहीं। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? के से, ठीक है। हाफ से कोई लेना देना नहीं है। एम का मतलब क्या हो जाएगा? बोले M1, और बेटा स्पीड मतलब L1/T1। बोले कैसे? बोले स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज लेंथ, टाइम इज टाइम, तो लेंथ अपॉन टाइम, यानी L1/T1, और साथ में क्या आएगा बेटा? स्क्वायर आएगा। बेटा थोड़ा सॉल्व करोगे तो देखो ये भी क्या निकलेगा, M1 L2 T-2, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का भी सेम आ गया। बेटा आप सोचो तो, अभी तो बताया एनर्जी, चाहे पोटेंशियल हो, चाहे काइनेटिक हो, चाहे सरफेस एनर्जी हो, चाहे प्रेशर एनर्जी हो, चाहे फलाना एनर्जी हो, चाहे ढिमका एनर्जी हो, करेक्ट। जितने भी टाइप्स की एनर्जी होगी, हर एनर्जी का फॉर्मूला उतना ही होगा जितना वर्क का होता है, एंड दैट इज इक्वल टू M1 L2 T-2। आई होप आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर बेटा। यानी कि जितने तरह की एनर्जी सबका फॉर्मूला सेम। उसी तरह से अगर कभी फोर्स में बोल दे, विस्कस फोर्स, बॉयंट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, वेट, ठीक है, और क्या बोल सकता है, और भी ऐसा सूडो फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सब आपको बस गुमराह करने के लिए। अरे जो मर्जी फोर्स ले ले बेटा, उस फोर्स का फॉर्मूला फोर्स जितना ही होगा, M1 L2 T-2। तो कभी घबराना नहीं इन चीजों से। हर एनर्जी का सेम, हर फोर्स का सेम, हर एक्सीलरेशन का सेम, इस तरह से काम करना है, राइट। तो बेटा ये मैंने कुछ बेसिक एग्जांपल्स लिए थे, आई एम श्योर ये आपके करेक्ट रहे होंगे, करेक्ट। और इसके अलावा बेटा ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, है ना। मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैं बहुत सारे एग्जांपल्स तो अभी क्लास में नहीं सॉल्व करता हूँ, आई हैव डन 5 एग्जांपल्स। मैं कुछ एग्जांपल्स ऐड ऑन कर देता हूँ, आपको लिख के देता हूँ कि भाई इनका जरूर से कर लेना। आपको NCERT में मिल जाएंगे, आपको किसी भी रेफरेंस बुक में मिल जाएंगे, गूगल करोगे तो मिल जाएंगे, तो एनीवेयर यू विल फाइंड, करेक्ट। बट मेक श्योर कि वो सारे आपको आने चाहिए, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट, they are important, करेक्ट। तो मैं कुछ एग्जांपल्स और लिख देता हूं दैट यू विल प्रैक्टिस एंड सॉल्व करेंगे उसको बेटा, ठीक है, एंड दैट विल हेल्प यू फॉर श्योर, ठीक है। तो ये कॉपी कर लो वीडियो पॉज करके अभी के अभी, राइट। और मैं और एग्जांपल्स लिखने जा रहा हूं, ठीक है ना बेटा। चलो राइट, लेट स्टार्ट। तो बेटा कुछ और एग्जांपल्स ऐड करता हूं, अच्छे से समझना थोड़ा, है ना। तो देखो आपको और किस किस के पता होने चाहिए। एक तो बेटा कैपिटल जी, कैपिटल जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये एक बहुत ही काम का फॉर्मूला है बेटा, मतलब ये जनरली टीचर्स के दिमाग में होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसीलिए एग्जाम में भी आ जाता है, ठीक है। इसको फॉर्मूला, सपोर्टिंग फॉर्मूला जो है बेटा, वो आपने शायद पढ़ा भी होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है बेटा, वो G(m1m2/r² होती है फॉर 2 पॉइंट मासेस, ठीक है। यहां से जो G का फॉर्मूला आएगा बेटा, वो आ जाएगा फोर्स r² अपॉन M1 M2। यहां पे बेटा r का मतलब डिस्टेंस है,
r इज डिस्टेंस, तो कोई नई चीज नहीं है, परेशान नहीं होना है। m1 m2 ऑफ कोर्स मास, f मतलब फोर्स। अब आप खुद से इसका फॉर्मूला निकालना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो आपको आना चाहिए बेटा वो है एक प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी काफी कॉमनली पूछा जाता है। प्लैंक्स कांस्टेंट, आप बोलोगे सर ये क्या भला है, मैं समझाता हूँ। प्लैंक्स कांस्टेंट को बेटा लिखा जाता है h के साथ, ठीक है, और ये कितना होता है बेटा, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, एनर्जी बाय म्यू, म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। आप बोलोगे सर ये फ्रीक्वेंसी क्या चीज आ गई, मैं बताता हूँ। ई का मतलब तो क्या बताया, एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला आपको आता है, फ्रीक्वेंसी का होता है बेटा 1 बाय टाइम पीरियड, तो 1 बाय टाइम लिख सकते हो आप, ठीक है। तो 1 बाय मतलब फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय टाइम, तो टाइम ऊपर आ गया। यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन, आई नो। अब आपका सॉल्व हो जाएगा, एनर्जी का पता ही है, m1 L2 t - 2, टाइम कितना t1, विल डायरेक्टली गेट इट। तीसरा बेटा जो काफी इंपॉर्टेंट है दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आप बोलोगे अब सर ये कौन सी चीज आ गई, मैंने कहा बेटा इसको बोलते हैं R, और बेटा ये होता है PV बाय NT के बराबर। बोलोगे सर है ये क्या है, मैंने कहा बेटा केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा आइडियल गैस इक्वेशन, PV = nRT, वहां से R एक तरफ और PV बाय NT एक तरफ, ये अपने को निकालना है। ये अगेन इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये मैं बता देता हूं बेटा, P का मतलब होता है प्रेशर, प्रेशर जो अपने को बेटा बिल्कुल भी नहीं लेना होता, प्रेशर लेके स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है, हमेशा बेटा एंजॉय मतलब क्या मैं बोलूं, मेहनत से पढ़ना है ना, बट स्ट्रेस फ्री होकर के, प्रेशर नहीं लेना है, राइट, बिल्कुल फ्री माइंड से एकदम चिलैक्स मूड के साथ, ठीक है। पी प्रेशर जो लेना नहीं है। वी का मतलब क्या होता है बेटा, सर वॉल्यूम होता है, मैंने कहा करेक्ट। बेटा टी का मतलब क्या होता है, सर टेम्परेचर होता है, मैंने कहा करेक्ट। और बेटा एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, करेक्ट। तो बेटा एक ये पार्ट है जो आप खुद से सॉल्व करो, 1 2 3, ये जो मुझे कॉमन यूज के लगे वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं, राइट, दीज आर 3 सम कॉमन। इसके अलावा पावर पूछ सकता है, प्रेशर आपने यहीं पे काम आ जाएगा, प्रेशर का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया, मैं लिख देता हूं उसका फॉर्मूला भी। ऐसे बेटा बहुत सारे हैं, सरफेस टेंशन है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है ना, सरफेस एनर्जी आपको ऑलरेडी बताई दी, वो एनर्जी के बराबर है, राइट। तो ऐसे कई सारे आएंगे, राइट। चार्ज हो गया है ना, चार्ज वो भी काफी कॉमनली पूछा जाता है, यहां लिख देता हूं 4th चार्ज। चार्ज को बेटा Q को लिखोगे आप I × T, I का मतलब क्या है इलेक्ट्रिक करंट, T का मतलब क्या है टाइम, तो एम्पियर T1, ये सब आप निकाल लोगे। तो इस तरह से बेटा कई सारे हैं, मैंने 4 और लिख दिया, 5 पहले करा दिया, बाकी आप कोई रेफरेंस बुक उठाओगे वहां पे जितने कॉमनली दे रखे हैं बस उनका फॉर्मूला देखो और खुद से डिराइव करो। आई नो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। आपको फिर भी लगता है कि सर ये बड़ा अटपटा सा निकल के आ गया, ये हमसे नहीं सॉल्व हो पा रहा, आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं उसका फॉर्मूला डिराइव करूंगा और मैं आपको आंसर्स दूंगा, ठीक है बेटा। सो विद दिस राइट प्रॉमिस आवरसेल्फ कि बेटा ये अपने को करने हैं, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं और तभी हम लेक्चर के साथ आगे बढ़ेंगे, करेक्ट बेटा, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो पॉज करो, इन्हें कॉपी करो, सॉल्व करना बेटा, और मैं आगे बढ़ता हूं, है ना। तो आप वीडियो पॉज करके कॉपी करो, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं इसके साथ, ठीक बेटा। देखो अब मैं बात करने जा रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना मैंने आपको सिखा दिया, बोले यस सर। डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशंस ये सब बता दिया। अब हम बात करेंगे बेटा एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस की। बेटा ये ही वो पार्ट है जिस पे न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, स्पेशली स्कूल्स के लिए, राइट। तो थोड़ा अच्छे से एकदम पॉजिटिवली समझते हुए फुल फोकस के साथ ठंडा पानी पी के फिर स्टार्ट करना है, राइट। तो हम बेटा जब एप्लीकेशंस की बात करते हैं, होती तो कई सारी हैं, पर मैं पर्सनली 3 एप्लीकेशंस को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, 3 से 4 एप्लीकेशंस को, ठीक है। और एक एक करके उन्हें समझेंगे, फिर उसके बाद उसकी लिमिटेशंस देखेंगे, चैप्टर क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो मैं बहुत ज्यादा एनर्जी आपका नहीं लूंगा, बट प्लीज थोड़ा फोकस के साथ, ब्रिंग ऑल योर एनर्जीज नाउ, राइट। लेट्स स्टार्ट। तो बेटा जो पहली एप्लीकेशन है दैट इज चेकिंग डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन। ये स्कूल टीचर्स का बेटा फेवरेट टॉपिक है और इसमें से एक क्वेश्चन देते थे क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो स्टेप्स को उनको चेक करने में मजा आता है और वो सही भी है, थ्योरेटिकली आप स्ट्रांग बन जाओगे उससे, राइट। तो देखो कैसे इसकी एप्लीकेशन को यूज करते हैं, क्या मतलब है वो समझाता हूँ। तो वो समझाने के लिए बेटा मेरे को आपको ना एक चीज समझानी पड़ेगी, और वो जो चीज है बेटा वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आपको ये समझाना पड़ेगा कि भाई ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है, ठीक है। देखो जरा,
तो पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फिर वापस एप्लीकेशन पे चलेंगे। बोले ठीक है सर, एग्जाम्पल उठाते हैं। बोले कौन सा, मैं बताता हूँ। 10 मीटर प्लस 2 मीटर कितना होता है बेटा, बताओ कितना होता है? दिमाग में बच तो गया होगा आंसर। 10 मीटर प्लस 2 मीटर, फटाक से बोलो सर 12 मीटर है, क्या सवाल पूछ रहे हो हमसे? मैंने कहा तसल्ली करो ना, कुछ काम की चीज़ समझाने चाह रहा हूँ। 12 मीटर, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा 5 लीटर ऑयल प्लस 3 लीटर वाटर, दोनों को मिक्स कर दिया, लीटर लीटर, टोटल कितना हो गया? बोले सर फिर वही बात, आप तो बिल्कुल ही बेकार सवाल पूछ रहे हो। मैंने कहा तसल्ली करो बेटा, पेशेंस इज ऑलवेज गुड। 8 लीटर। अब आप एक काम करो बेटा, मुझे बताओ भाई 10 मीटर डिस्टेंस, 2 मीटर ऐड कर दिया, 5 लीटर 3 लीटर ऐड कर दिया। अब मुझे बताओ 5 लीटर प्लस 3 मीटर कितना होता है? आप बोलोगे सर ये क्या सवाल है, 5 लीटर में 3 मीटर को कैसे ऐड कर दूं? एक तो भाई यहाँ पे वॉल्यूम है, एक तो यहाँ पे डिस्टेंस है। ये तो वही बात हो गई कि 5 किलो शुगर के अंदर आप 10 मीटर डिस्टेंस को ऐड करा दो। अरे भाई ये दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी कैसे ऐड कर दूं? मैंने कहा नहीं कर सकते क्या? बोले नहीं कर सकते सर। मैंने कहा बेटा बस यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है। सर मैंने कहा बताता हूँ बेटा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बस इतना सा कहता है कि आप किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जब वो डायमेंशनली सेम हो। अगर वो डायमेंशनली डिफरेंट है तो बेटा आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दैट्स ऑल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट्स। देखो लिख भी दिया मैंने क्लियरली कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बस इतना कह रहा है कि एनी टू फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, इन्हें तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब when only if they are dimensionally same। समझे बात को? तो कितना बेसिक सा है बताओ प्रिंसिपल कि दो क्वांटिटीज को ऐड सब्ट्रैक्ट सिर्फ तब करोगे जब वो डायमेंशनली सेम होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब सर क्या आप ये कहना चाहते हो कि अगर मैं a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू डी प्लस ई माइनस एफ जैसी कोई इक्वेशन अगर लिख दूं तो इस इक्वेशन का मतलब ये निकल करके आएगा कि डायमेंशंस ऑफ a शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ b इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ c इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ e इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ f। इसका मतलब तो सर आप यही कहना चाह रहे हो क्या? मैंने कहा बेटा आपने एकदम सही पहचाना, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि किसी इक्वेशन में अगर आप किसी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसका मतलब ये निकल करके आता है एज पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि उन सब के डायमेंशंस क्या होंगे? सेम होंगे। उन सब के डायमेंशंस क्या होंगे बेटा? सेम होंगे, 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 सेम होंगे। समझ गए बात को? क्लियर? तो फटाफट से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कॉपी कर लो, काफी काम का स्टेटमेंट है और एग्जाम में आ सकता है कि स्टेट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो प्लीज उसे कॉपी करो फटाफट से। उसके बाद ये वाला पार्ट लिखो, कम से कम ये वाला पार्ट, बाकी सब तो लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये जो पार्ट है बेटा ये जरूर करना है, राइट? ये वाला पार्ट प्लीज कॉपी इट, ठीक है? और कॉपी करने के बाद ही आगे बढ़ना। तो यहीं पे वीडियो पॉज करो, कॉपी करो और मैं वापस जा रहा हूँ एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है? आप पॉज करके इसको कॉपी कर लो। तो बेटा देखो, जहां तक मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा था तो हम बात कर रहे थे फर्स्ट चेकिंग डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। ये बिल्कुल हलवा एप्लीकेशन, इतनी आसान है कि आप बोलोगे सर इतनी आसान कैसे है? मैंने कहा होती है कई बार, क्या करें, व्हाट वी कैन डू। देखो एग्जाम्पल से समझेंगे सिर्फ, और मैं एक ही एग्जाम्पल दूंगा, ध्यान रखना हर एप्लीकेशन का एक एग्जाम्पल, एक मैं करूंगा एक आपको करने को दूंगा, ठीक है? तो मैं जो एग्जाम्पल लेके जा रहा हूं वो ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूं जो ज्यादातर स्कूल्स में पूछा जाता है और जिसमें बच्चे गलतियां करते हैं, तो आप गलती ना करो इसलिए वो एग्जाम्पल ले रहा हूं। एक इक्वेशन होती है बेटा, एक फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू U प्लस A/2 2n - 1। एक ये फॉर्मूला होता है। बोले सर किसका फॉर्मूला है? मैं बता रहा हूं। यहां पर बेटा U का मतलब निकल के आता है स्पीड, स्पीड। यहां पे बेटा A का मतलब निकल करके आता है एक्सेलरेशन, ठीक? यहां पर बेटा N का मतलब होता है टाइम, टाइम। इनफैक्ट अगर हम बात करें ना बेटा, अगर हम बात करें तो इफेक्टिवली अगर देखोगे तो ये सेकंड है, nth सेकंड। मैं इसको ठीक से लिखता हूं ज्यादा क्लैरिटी के साथ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो बेटा यहां पे मैं लिखना चाहता हूं दिस इज नंबर ऑफ सेकंड, मतलब nth सेकंड, करेक्ट? और बेटा ये जो है ये है डिस्टेंस कवर्ड
इन nth सेकेंड। समझे बात को? मतलब आपके पास क्या है, Sn है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। इसके अलावा u क्या है आपके पास, स्पीड। अगर मैं आपके पास a की बात करूं बेटा, तो a अपने पास क्या है, a अपने पास एक्सेलरेशन, और n क्या है, नंबर ऑफ सेकेंड्स, राइट, या nth सेकेंड, कुल मिला के टाइम जैसा कुछ। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब अपने को ये बताना था बेटा कि ये इक्वेशन क्या डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं है। अब देखो इसका स्टेप क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप समझना है बहुत अच्छे से पॉजिटिवली। जो पहला स्टेप होता है वो आप तीनों चीज़ों को आइडेंटिफाई करो जो तीन क्वांटिटीज ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रही है। बोले ठीक है, तो हमें तो यहाँ से एक बात समझ आ रही है कि ये एक है, ये एक, और ये पूरा का पूरा है, करेक्ट। ये 2n और 1 दोनों ही टाइम होंगे तभी सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, तो टाइम इनटू एक्सेलरेशन एक चीज हो गई। अब इन तीनों को जो इक्वेशन के पार्ट्स हैं, फ्रेगमेंट्स हैं, इन तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे एक एक करके, आराम से लिखेंगे, कोई जल्दी नहीं है। देखो u से शुरू करता हूँ भाई। u का मतलब क्या होता है, स्पीड। स्पीड मतलब L1/T1, या एक काम करते हैं, अब तो इतना समझते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे L1T-1। बोले ठीक है सर, आ गया। a/2 इंटू 2n-1 का लिखते हैं, a/2 2n-1। बोले ठीक। a एक्सेलरेशन का कितना बताया था, L1T-2। टाइम का कितना हो जाएगा, T1। ये टाइम है बेटा, मैंने यहाँ पे भी बताया टाइम, करेक्ट। टाइम का कितना हो गया, T1। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा सर, ये आएगा L1T-1। गुड, नो प्रॉब्लम। तीसरा जिसमें बच्चा गलती करता है, स्टार पॉइंट। बेटा ये हाइलाइटर है, समझ लेना, डेंजर मार्क। यहाँ पे बच्चा गलती करता है, क्या करता है बच्चा, गलती करता है, लेकिन तू नहीं करेगा बेटा, तुम बच्चा कोई गलती नहीं करेगा। क्लियर? बोले क्लियर सर। Sn, Sn का मतलब जनरली बच्चों के दिमाग आता है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, भूल जाते हैं सिर्फ डिस्टेंस, और यहाँ लिख देते हैं L। गलत बात। डिस्टेंस इन nth का मतलब होता है बेटा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। समझ गए? मतलब यहां लिखना पड़ेगा L1, और nth सेकंड का मतलब डिवाइडेड बाय n होता है, इसका मतलब डिवाइडेड बाय t, यानी ये निकल के आता है L1T-1। क्या बात समझ आती है? क्लियर? यानी अपने को क्या पता लग गया, यहां से हमें एक बात समझ आई कि यार एक चीज हो रही है कि चाहे आप u लो, चाहे आप ये लो, चाहे आप Sn लो, ये तो तीनों के ही डायमेंशन फॉर्मूला जो आ रहे हैं वो सेम आ गए भाई। तीनों ही L1T-1, L1T-1, L1T-1। और बेटा जब तीनों के डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये करेक्ट है, क्योंकि इक्वेशन में तो तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है जब डायमेंशनली क्या होते हैं, सेम। और यहां तो सेम निकल के आ गए। दैट मीन्स हम कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज बता रहा हूं मैं, आप ऐसे लिखोगे कि भाई डायमेंशंस ऑफ Sn इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ u इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ a/2 2n-1। दैट मीन्स डायमेंशनली कंसिस्टेंट, करेक्ट, हैंस प्रूव्ड। बस इतना काम है बेटा। तो मैंने कहा ना ये स्कूल के अंदर क्यों आते हैं, क्यों फेवरेट है, बिकॉज इतना कुछ लिखना पड़ता है, और जहां स्टेप नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे, करेक्ट। तो आई एम श्योर कि जो बच्चे बड़ा क्लास अटेंड कर रहे हैं वो ऐसी गलती नहीं करेंगे, 100% मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है, तो देखो क्लियर हो गया। एक बार और बता देता हूँ, एक इक्वेशन थी, उसके पार्ट्स जो आइडिया सब्सट्रैक्ट होते हैं उनके इंडिविजुअल फॉर्मूलेज लिखे, डायमेंशन फॉर्मूले, फिर चेक किए कि तीनों के सेम है। अगर सेम है तो डायमेंशनली कंसिस्टेंट, अगर नहीं है तो डायमेंशनली कंसिस्टेंट नहीं है। बात खत्म, एंड ऑफ द टॉपिक, एंड ऑफ द डिस्कशन, राइट। तो ये अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन बेटा लाउड एंड क्लियर आई हैव कवर्ड। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूंगा, राइट, एग्जांपल जो आप सॉल्व करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि भाई वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट थी कि नहीं थी, और अच्छी इक्वेशन दूंगा, राइट, अच्छी इक्वेशन दूंगा। तो आई एम श्योर कि अगर आप एक या दो दे दूंगा, तो अगर आप प्रॉपर्ली इसको ट्राई करोगे क्वेश्चन को, तो आई एम श्योर आपको काफी हेल्प मिलेगा बेटा, यही पता चल जाएगा कि हाँ हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं हट जाता हूँ, आप वीडियो कॉपी कर लो बेटा, जितना कुछ मैंने लिखा है अभी कंटेंट में यहाँ पे बोर्ड पे, और उसके बाद आगे बढ़ना है एग्जाम्पल्स के साथ, राइट। मैं आगे बढ़ता हूं। देखो मैं कह रहा था बेटा एग्जाम्पल्स लेंगे, एग्जाम्पल्स उठाते हैं। पहला है ना, आराम से सुनना बेटा, mgh, ठीक है, प्लस हाफ mv², ठीक है, इक्वल टू w। ठीक, आपको ये बताना है कि ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं है। यहाँ पे W का मतलब बेटा वर्क, V का मतलब स्पीड, लिखते जाना अपनी कॉपी में, M का मतलब मास,
h का मतलब हाइट, g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड बेटा m का मतलब मास। आई होप यू आर क्लियर। नहीं है वीडियो रिवाइंड करो, दोबारा से एक एक करके लिख लो, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल जो आपको करना है ये थोड़ा बेटर है, ठीक है। p प्लस हाफ रो v स्क्वायर इक्वल टू mgh बाय कैपिटल V। क्या क्या है मैं बता देता हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। P का मतलब प्रेशर, राइट बेटा। रो का मतलब डेंसिटी, ठीक। इसके अलावा बेटा अगर अपन बात करें m ऑफ कोर्स मास, g बेटा कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये पता है आपको बेटा। और h का मतलब हाइट, ठीक है, हाइट करेक्ट। और बेटा कैपिटल V का मतलब वॉल्यूम, ठीक है। तो बेटा यहाँ से है ना प्लीज इन पॉइंट्स को सॉल्व करो, है ना। यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को चेक करो और देख के बताओ कि भाई क्या ये दोनों डायमेंशनली कंसिस्टेंट है कि नहीं है। जो भी आंसर आएगा बेटा कमेंट बॉक्स में डालना, आई विल 100% रिप्लाई एंड आई विल टेल यू कि वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट, राइट। सो आई थिंक वी आर डन विद दिस एप्लीकेशन हियर एंड बेटा अब हम चलते हैं अगली एप्लीकेशन के ऊपर। उससे पहले मैं आपको एक काम का इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। बोले सर बताओ, ध्यान से सुनना बेटा। एक ना चैलेंज आता है डायमेंशनल कंसिस्टेंसी के साथ, यही एक लिमिटेशन भी बन जाता है डायमेंशनल एनालिसिस का। बोले सर कौन सा? मैंने कहा बताता हूँ, आराम से देखो। ये मान लो जो पहले अपने इक्वेशन लिखी थी वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट थी। मैंने बोला हाँ बिल्कुल थी, डायमेंशनली कंसिस्टेंट थी। कौन सी इक्वेशन? ये वाली इक्वेशन, ये बेटा डायमेंशनली कंसिस्टेंट थी। बोले ठीक। अगर मैं यहाँ u की जगह बेटा, अगर मैं यहाँ u की जगह u/2 कर देता तो इस पूरे प्रोसेस में क्या कोई फर्क पड़ता? बोले नहीं सर, हमने तो वैसे भी कांस्टेंट का कोई लेना देना ही नहीं है, कांस्टेंट का हम डायमेंशन लिखते ही नहीं है। बोले अच्छा, मतलब 2 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब अभी भी आप कहते हैं डायमेंशनली कंसिस्टेंट? बोले यस सर, बोलना पड़ता, मैथमेटिकली करेक्ट है। मैंने कहा बात भी सही है। मतलब ये कि आपने डिवाइड बाई 2 किया लेकिन इक्वेशन अभी भी डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। मतलब जैसे डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, ये तो इक्वेशन गलत हो गई ना। s इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू n माइनस 1 फॉर्मूला है, ये थोड़ी है s इक्वल टू यू बाई टू प्लस ए बाई टू n माइनस 1। मतलब ये गलत इक्वेशन है बट डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। समझे? अब इसको फ्रेम करते हैं लैंग्वेज में, आराम से, परेशान नहीं होना है किसी बात पे, परेशान नहीं होना है, मैं बस समझा रहा हूँ। लैंग्वेज में फ्रेम करते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है बेटा, डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन, ठीक, डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन मे बी करेक्ट। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 2 मत लगाओ तो करेक्ट था, मे बी इनकरेक्ट। जैसे बाय 2 कर दिया तो भी वो तो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है बट वो एक्चुअल में क्या है? इनकरेक्ट। समझे बात को? तो डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन बेटा करेक्ट हो भी सकती है और करेक्ट नहीं भी हो सकती। बट अगर उल्टा कर दे यानी कि हम बोले, है ना, उल्टा करके हम बोले कि भाई अगर हमारे पास कंसिस्टेंट इक्वेशन है, सॉरी करेक्ट इक्वेशन है, करेक्ट, तो बेटा करेक्ट इक्वेशन हमेशा डायमेंशनली कंसिस्टेंट होगी, ऑलवेज। समझे? यानी कुल मिला के बात ये निकल के आई कि अगर इक्वेशन करेक्ट है तो डायमेंशनली कंसिस्टेंट होगी, लेकिन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है तो करेक्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहीं पे वीडियो को पॉज करो और इन दोनों पॉइंट को 1 और 2 करके इंपॉर्टेंट नोट बना करके लिख लो। दे विल बी वेरी वेरी यूजफुल, वेरी वेरी यूजफुल। आई होप आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर। मैं आपको स्पेस देता हूँ, आप आराम से वीडियो यहाँ पॉज करो, पूरा कॉपी कर लो और फिर आगे बढ़ना बेटा। मैं अगली एप्लीकेशन पे जा रहा हूँ। तो हम कर चुके हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन एंड बेटा दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, है ना। काम की एप्लीकेशन है, अच्छे से सुनना है, अच्छे से समझना है। बोले ठीक है सर। बेटा अब हम बात करने जा रहे हैं इस एप्लीकेशन में कि हाउ टू फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो, फाइंडिंग डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटीज।
यानी जो फिजिकल क्वांटिटीज हमें नहीं पता उनके डायमेंशंस बेटा कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम 3-4 तरह के एग्जांपल्स लेंगे और वही जनरली पूछे जाते हैं। आई एम श्योर कि वो आपको समझ आ गया तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दे आर वेरी वेरी डैम इजी आई वुड से, ठीक है। तो समझो, पहला एग्जाम्पल उठाते हैं। ये बेटा सीधे एग्जाम्पल से ही समझने की चीज़ है। हमारे पास a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर बाय एक्स प्लस डी बाई टी इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई दे रखा है। यानी दिस इज एन इक्वेशन गिवन टू अस, इक्वेशन, बोले ठीक, यानी ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। अब अपने को बोला गया कि भाई इस इक्वेशन में जो t है दैट t इज टाइम, ठीक। जो x है दैट इज डिस्टेंस, हमने कहा फाइन। जो y था दैट इज ऑल्सो डिस्टेंस, हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि t टाइम x डिस्टेंस y डिस्टेंस। और हमें बोला गया कि a b c d जो है इन चारों के बारे में डायमेंशन फार्मूला निकालो। ये चारों अननोन है, हम नहीं जानते ABCD क्या है, हमें इनके डायमेंशन फार्मूला चाहिए। हमने कहा ठीक है, मतलब 4 अननोन्स बोले यस यस यस, ठीक, बताते हैं अभी, कोई बड़ी बात नहीं। तो हमने क्या किया, हमें डायमेंशन फार्मूला निकालना था और फिर हमने अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाए। तो हमें एक बात समझ आई कि अच्छा अगर इक्वेशन करेक्ट है इसका मतलब डायमेंशनली कंसिस्टेंट तो होगी। बोले हाँ, मतलब जितने भी क्वांटिटीज ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रही है उनके फॉर्मूले डायमेंशनली क्या होंगे, बोले सेम होंगे। बोले वेरी गुड, बस यही तो पकड़ना था क्वेश्चन को। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए इक्वल टू बी टी इक्वल टू सी टी स्क्वायर बाय एक्स इक्वल टू डी एक्स बाय टी इक्वल टू वाई। बोले यस, वी कैन से दिस नो प्रॉब्लम, राइट, ओके। तो ये अपने को क्या मिल गया, सबके डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल हो गए। बोले बढ़िया। अब अपने को देखो जादू दिखाना है, जादू कैसे करेंगे, देखो अपने को ए बी सी डी ई का निकालना था। बोले हाँ, ये ए क्या y के बराबर है, बोले यस, बात खत्म, ए का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। ए y के बराबर है, y क्या है, डिस्टेंस मतलब L1, यानी कि a का डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आ गया L1। इसको आप चाहो तो M0 L1 T0 भी बोल सकते हो। बोले कोई दिक्कत नहीं है, L1 सफिशिएंट है, समझ गए। बाकी ज़्यादा बेटर है कि स्कूल में जब लिखो तो पूरा लिख देना इसको, M0 L1 T0, बोले कर देंगे सर। फिर बात समझ आई कि सर इसका मतलब तो इसे भी जोड़ा जा सकता है। मैंने कहा यस, बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। जब आप BT को y से जोड़ोगे तो BT इक्वल टू y, बोले हाँ, इसका मतलब B इक्वल टू वाई बाई टी। भाई BT इक्वल टू वाई, टी नीचे जाएगा तो यहां से समझ आ गया कि इसका मतलब सर B इक्वल टू वाई बाई टी होता है। मैंने कहा यस बेटा, y तो क्या होता है L1, टाइम क्या होता है T1, यानी ये निकल के आएगा L1t माइनस 1। क्या निकल के आएगा, अरे ढंग से लिखो भाई, L1t माइनस 1। देखो कितना आसान है। बोले सर ये तो सच में बहुत आसान है। मैंने कहा हाँ बेटा, मैं तो बोल ही रहा था इनमें कुछ है ही नहीं, हलवा है सारे। फिर आप बोलोगे सर अच्छा सी बताओ ज़रा। मैंने कहा ये लो, इन दोनों को इक्वेट करो ज़रा। जैसे इक्वेट करोगे सी टी स्क्वायर बाय एक्स इक्वल टू वाई, इसका मतलब सी क्या वाई एक्स बाई टी स्क्वायर होगा। बोले यस सर, होना ही होना है, क्योंकि ये x ऊपर चला जाएगा और ये टी स्क्वायर नीचे चला जाएगा। मैंने कहा वेरी गुड, y भी l क्योंकि डिस्टेंस, x भी l क्योंकि डिस्टेंस, t का मतलब टाइम, यानी क्या बेटा यहां से ये निकलेगा L2 बाय T2, यानी कि इसको अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं L2t माइनस 2। मैंने बोला यस बेटा, यू कैन राइट। खत्म, एकदम खत्म, इतना आसान क्वेश्चन। बोले सर डी रह गया, डी। अरे तो हम डर थोड़ी रहे, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो यहाँ से क्या निकलेगा। बोले क्या निकलेगा सर, मैंने कहा जादू, देखो डी इक्वल टू टी ऊपर जाएगा, एक्स नीचे जाएगा, मतलब y इंटू टी बाय एक्स। बोले यस सर। y मतलब L1, बोले यस।
x मतलब L1, यस, क्योंकि दोनों डिस्टेंस, ये तो कट जाएंगे। बोले यस सर कट जाएंगे। क्या बच गया? t, यानी क्या निकल के आ गया? t1। चाहो तो m0 L0 t1 लिख सकते हो। यानी यहां से बेटा थोड़ा ध्यान से देखोगे तो वी हैव गॉट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ d, वी हैव गॉट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a, वी हैव गॉट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ b, वी हैव गॉट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ c। बिना परेशान हुए, बिना किसी तकलीफ के और बहुत ही इजी वे में बेटा ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको बेटा बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जब कभी भी आपसे किसी फिजिकल क्वांटिटी अननोन का डायमेंशन पूछे तो आपके दिमाग में बहुत जोर से घंटियां बजनी चाहिए। बोले सर कौन सी घंटियां बजनी चाहिए? बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की, कि भाई अगर कोई इक्वेशन है मतलब वो करेक्ट है तभी आपको दी हुई है, और अगर वो करेक्ट है तो सारे के सारे जो चीजें ऐड सब्सट्रैक्ट हो रही हैं उनके डायमेंशंस बैंग ऑन सेम होने चाहिए, और जैसे ही आप उनको इक्वल करोगे आपको अननोन क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकल के आ जाएंगे। आप बोलोगे वाह सर वाह मजा आ गया। मैंने कहा वेरी गुड बेटा। ठीक, तो मैं अब हट जा रहा हूं, आप वीडियो को पॉज दबाओ, इस पूरे एग्जाम्पल को कॉपी करो। इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिकी नोट्स बताता हूं इस एप्लीकेशन के, जो कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट है। स्कूल में थोड़े कम पूछे जाते हैं बट कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं, राइट? तो उन्हें करना और फिर हम अगली एप्लीकेशन पे चलेंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, जब हो जाए पूरा समझ आ जाए तो रिज्यूम करना, नहीं तो वापस देखना। मैं आगे बढ़ता हूं, एक और एग्जाम्पल। तो वो एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ आपको एक नोट बताने में। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। नोट कहता है कि भाई कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। बोले हाँ, इसे हम अभी के लिए मैं कह देता हूँ कि भाई साइन के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है उसे एक्स बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या एक्स, अननोन, नहीं पता क्या लिखा। बोले ठीक। बोले सर कॉस के अंदर भी कुछ अननोन होगा, टैन के अंदर भी हो सकता है। मैंने कहा यस, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हो सकता है। बोले यस 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 यस। अब मुझे बताओ फटाफट से कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसके आगे? बोले सर एंगल लिखते हैं। अच्छा एंगल लिखते हैं, हाँ बढ़िया। आप मुझे बताओ कि भाई एंगल का क्या डायमेंशन है? अब बोलोगे सर दिमाग पे जोर डालते हैं। एंगल मतलब आर्क अपॉन रेडियस, आर्क मतलब लेंथ, रेडियस मतलब लेंथ अपॉन लेंथ, नो डायमेंशन, डायमेंशनलेस हो गया। यानी एंगल डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। मतलब साइन के अंदर, कॉस के अंदर, टेन के अंदर, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कुछ भी लिख दोगे तो वो तो डायमेंशनलेस होना ही होना है। बोले हाँ, तो बात समझ आई? कितनी इंपॉर्टेंट बात बोल गया मैं। यानी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो कुछ भी लिखा है दैट x हैज टू बी डायमेंशनलेस, मतलब m0 L0 T0। आई होप मेरी बात आपको बिल्कुल ढंग से क्लियर हो गई होगी। बोले यस सर। इसी में मैं एक नोट और ऐड कर रहा हूं। अगर इसकी जगह मैं बोलूं नहीं मेरे पास ना एक एक्सपोनेंट है फंक्शन और उसके ऊपर e की पावर x लिखा है। कई बच्चे पूछते हैं सर ये e क्या है? e बेटा एक एक्सपोनेंट है, इसका वैल्यू होता है 2.87। मैथ्स वाले सर आपको और अच्छे समझा देंगे, राइट? बट मुझे इतना ही आता है, तो ठीक है 2.87 होता है और ये उसकी पावर है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है बेटा कि 2 की पावर x हो जाए, 2 की पावर x हो जाए। अच्छा बोले ठीक। मतलब कुल मिलाकर के बात ये हो रही है कि कोई पावर है, कोई पावर है ना जो सर पे रखी हुई है। बेटा ये पावर ना हमेशा नंबर होता है और नंबर डायमेंशनलेस होता है। फिर से वही कहानी। इसके साथ साथ कभी अगर मेरे पास कोई मान लो log a बेस x आ गया, करेक्ट बेटा, अगेन log के अंदर जो लिखा है डायमेंशनलेस। यानी कि यहाँ से कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ निकल करके आ गई कि भाई कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कुछ लिख दो, आप किसी की पावर को चढ़ा दो या लॉग के अंदर कुछ लिख दो, ये सारा का सारा क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। इनफैक्ट ये पूरा साइन एक्स ही डायमेंशन लेस है, क्योंकि एक्स में तो कोई डायमेंशन नहीं है, ये साइन का कोई मतलब नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक मैथमेटिकल फंक्शन है। यानी ये सारा कुछ डायमेंशन लेस है और इससे हमें बहुत सारे अननोन्स की डायमेंशनल क्वांटिटीज निकालना आता है, डायमेंशनल फॉर्मूलाज निकालना आता है। बोले कैसे? मैं समझाता हूँ। एक दो एग्जांपल दूंगा यहीं पर ही और यहीं पे खत्म करेंगे। देखो पहला एग्जांपल, आप बोलोगे कि सर मज़ा आ गया, बता रहा हूँ, इतना आसान एग्जांपल है, आप खुद ही कर दोगे मुझे लग रहा है।
ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, y इक्वल टू ए साइन ब्रैकेट के अंदर बी टी माइनस सी एक्स। फिर बोलेंगे कि भाई यहाँ पर जो ये t है ये टाइम है, मैंने कहा बहुत बढ़िया बात, हमें वैसे ही पता है, और x का मतलब क्या है, डिस्टेंस, ये भी हमें पता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपको क्या बोल दिया, x का मतलब डिस्टेंस, वो क्या डिस्टेंस है देख नहीं रहा ना, दोबारा लिख देते हैं डिस्टेंस। ठीक है, आपको बोलेगा ये जो y है ये भी डिस्टेंस है, हमने कहा बहुत ही बढ़िया किया। ठीक है, और बोला जाएगा कि भाई आप एक काम करो, ये जो a, ये जो b और ये जो c है, इनके डायमेंशनल फॉर्मूला पता करो। तो आप एक बार वीडियो पॉज करके अपने लेवल पे ट्राई कर लो, उसके बाद बेटा सोल्यूशन देखना है। ठीक है, मैं रिज्यूम कर रहा हूँ सोल्यूशन के साथ। तो भाई मैं तो ये कहता कि भाई आपने एक बात बोली यहाँ पे, देखो क्या बात बोली आपने, एक बात बोली कि भाई साइन के अंदर जो भी लिखा है वो डायमेंशनलेस है। बोले ठीक, साइन के अंदर बी टी भी लिखा हुआ है, सी एक्स भी लिखा हुआ है, और बी टी सी एक्स आपस में भी ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब इसका डायमेंशन इसके बराबर और अंदर जो लिखा होता है वो डायमेंशनलेस। इसका मतलब ये कि ओवरऑल बी टी और सी एक्स दोनों ही डायमेंशनलेस है। बोले हाँ बिल्कुल करेक्ट। यहाँ से b, ये तो कुछ भी नहीं है, 0 0 0 है, तो t नीचे चला जाएगा, मतलब क्या बोल सकता हूँ, b मतलब 1/t, मतलब डायमेंशन कितना आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला कितना आ गया, पूरा डिटेल में लिखोगे तो m0 L0 t -1। समझे बात को? तो यहाँ से क्या निकल के आ गया बेटा, b का निकल के आ गया। इसी तरह से अगर मैं चाहूँ तो c 1/x होगा, x मतलब l, मतलब ये बन जाएगा बेटा m0 L -1 t0। समझे बात को? यानी कि यहाँ से मुझे क्या निकल के आ गया, c निकल के आ गया। यानी इफेक्टिवली अगर यहाँ से देखूं तो मेरे को b और c दोनों के डायमेंशन पता लग गए। यानी साइन के अंदर जो भी लिखा हुआ था दोनों को ही m0 L0 t0 से इक्वेट कर देना। इससे आसान क्वेश्चन नहीं बता सकता, मतलब इससे इजी तरीके से नहीं बता सकता। तो आई एम श्योर कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। आगे देखते हैं बेटा इसका एक और एग्जाम्पल, ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए, और ये एग्जाम्पल बेटा आप खुद से करोगे। हमारे पास लिखा हुआ है f इक्वल टू a e टू द पावर माइनस बी टी, करेक्ट, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ। और हमें बोला गया कि भाई a और b के डायमेंशंस बताओ। हमने कहा फिर वही बात, अभी तो बताया था कि भाई ये जो b है ये क्या है, पावर, ये जो पूरा का पूरा लिखा हुआ है ये क्या है, पावर, और पावर के अंदर तो सब डायमेंशनलेस होता है। बोले हाँ डायमेंशनलेस होता है। डायमेंशनलेस होने का मतलब ये हो गया बेटा कि यहाँ से अगर देखेंगे तो फिर से मैं बोलूँगा बी टी बाय एक्स स्क्वायर m0 L0 t0। यानी कि यहाँ से अगर देखेंगे ये एक्स स्क्वायर है बेटा, यहाँ से बेटा b आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टी, मतलब m0 L2 t -1। समझ आई बात बेटा? तो यहाँ से क्या निकल के आ गया अपने पास, b निकल के आ गया। अंडरस्टूड? कोई बोलेगा a, भाई ये तो पूरा ही डायमेंशनलेस है, यानी कि a का डायमेंशन किसके बराबर है, f क्या था अपने पास, फोर्स, यानी कि फोर्स का तो हमें रटा पड़ा है m1 L1 t -2, करेक्ट। ऐसे बेटा यहाँ पर बी टी सी एक्स के अगर a के बारे में पूछता तो a किसके बराबर है, y, और y क्या है, l, यानी कि अगर हम चाहें तो बेटा यहीं पर लिख सकते हैं कि a बराबर L1 m0 L1 t0, राइट। तो कुल मिलाकर के बेटा इस तरह के क्वेश्चन अपने पास आ सकते हैं, जहां पर अपने को साइन, कॉस, टेन, e टू द पावर, लॉग, ये सब दे देगा। ये आपको डराने के डिफरेंट हथियार है बेटा, है ना, आपके एग्जामिनर्स के। आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, आपको 1% भी नहीं डरना कि बोले ठीक है इसमें क्या है, हम तो ऐसे कर देंगे। समझे बात को? तो अब अगर कभी भी ऐसा कुछ हो, यू नो हाउ टू सॉल्व इट एंड आई नो यू विल गेट इट करेक्ट। ठीक है बेटा? तो अब 2 मिनट आराम से ब्रेक लो, इस पे पॉज करो वीडियो को, है ना, ये पूरा का पूरा कॉपी करो, पानी वानी पी लो ठंडा बढ़िया आराम से एकदम बेहतरीन वाला, और उसके बाद कंटिन्यू करना बेटा, है ना। मैं भी अगली एप्लीकेशन से रिज्यूम करूंगा, और बस एक आध एप्लीकेशन और मैं आपको बता देता हूँ और क्या क्या अपन करने वाले हैं। तो इसके बाद बेटा देखो मैं आपको एग्जाम्पल्स तो मैं दे ही चुका हूँ, करेक्ट।
एक दो, बस बेटा एक एप्लीकेशन और है ना, और एक उसकी लिमिटेशंस है, बस खत्म, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, राइट। तो बहुत जल्दी क्लास खत्म होने वाली है बस, लेकिन बीच में छोड़ना नहीं है बेटा। इट्स लाइक पहाड़ पे जब चढ़ते ना चींटी, बिल्कुल टॉप पे जाके अगर वापस आ जाओगे, थोड़ा भी छोड़ दोगे और मान लो उसी में से क्वेश्चन आ गया तो पूरा लेक्चर खराब हो जाएगा। तो क्लास कंटिन्यू करनी है, राइट, क्लास कंटिन्यू करनी है, करेक्ट। और बेटा आपको लग रहा है कि ये जो बोरिंग सा चैप्टर है इसको भी आपको पढ़ के थोड़ा भी इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, अच्छा लग रहा है, देन यू कैन लाइक द वीडियो, राइट, यू कैन सब्सक्राइब इफ यू हैवंट। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ, कई बच्चे सब्सक्राइब भी नहीं करते, उससे क्या होता है मैं इतनी मेहनत से अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता हूँ और आप तक पहुँचते ही नहीं है, करेक्ट। और जो नोटिफिकेशन वाला आइकन होता है ना, उसको क्लिक करके रखा करो, वरना मैं वीडियो डाल रहा हूँ आपको पता भी नहीं चल रहा कैसा। और अंडरस्टूड माई पॉइंट, राइट, आई एम श्योर। कुछ नहीं, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ तो वीडियो पॉज करो, आगे कॉपी कर लो, मैं बढ़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? तो जैसे कि मैंने बताया एक्सपोनेंट वो सारा आपको कवर करा ही दिया है, राइट, एग्जाम्पल्स अपन ने ले ही लिए हैं। अब हम बात करते हैं अगले पार्ट के लिए, दैट इज द नेक्स्ट एप्लीकेशन, नेक्स्ट एप्लीकेशन, करेक्ट बेटा? ओके, देखो अगली एप्लीकेशन क्या कहती है बेटा? नेक्स्ट एप्लीकेशन इज फाइंडिंग डायमेंशनल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ न्यू बेस क्वांटिटीज, ठीक है, कि नई बेस क्वांटिटीज की टर्म में डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, करेक्ट। ये एक एप्लीकेशन है। इसके साथ साथ बेटा एक एप्लीकेशन और होती है ना, जिसे कहते हैं डिड्यूसिंग एन एक्सप्रेशन, यानी कोई एक फॉर्मूला, एक एक्सप्रेशन निकालना इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, करेक्ट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक बार पहले वो वाली एप्लीकेशन कराता हूँ। उसको करने से आपको फ़ायदा क्या होगा बेटा? आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप इस एप्लीकेशन को लिंक कर पाओगे, है ना, लिंक कर पाओगे। तो आराम से समझना, यहाँ करा देता हूँ, बल्कि यहाँ एग्जाम्पल लूँगा, यहाँ करा देता हूँ, ठीक है। देखो इस एप्लीकेशन की प्लीज़ हेडिंग प्रॉपर लिख लेना इस नोट के अंदर, डिड्यूसिंग एन एक्सप्रेशन, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लिख लो, है ना, डिड्यूसिंग एन एक्सप्रेशन, राइट, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म में एक रिलेशन डिराइव करना, डिड्यूस करना, फॉर्मूला डिराइव करना। बोले ठीक है सर, एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा, एक आपको करने के लिए छोड़ दूंगा। देखो बेटा, आपसे बोला जाएगा, मैं बहुत बेसिक सी चीज ले रहा हूँ, आपसे बोला जाएगा कि एक पत्थर लिया, पत्थर उसको एक रस्सी से बांधा और उसको घुमाना शुरू कर दिया। तो जब घुमाया तो कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी ना बेटा, उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी के लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफी है आपके लिए। तो हमें ये बोला गया कि भाई जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है तो उसे FC से डिनोट किया जाता है, और कह रहा है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करती है एक तो मास पे, ठीक है, यही लैंग्वेज होगी एकदम कि सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, ठीक, देन इट डिपेंड्स ऑन स्पीड, then it depends on radius of the circle in which the particle is moving। यानी कि देखो आराम से सुनो, अपने को फॉर्मूला डिराइव करना है किसी एक क्वांटिटी का दूसरे की टर्म में, ये है एप्लीकेशन, ठीक है, डिड्यूसिंग एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। बात खत्म, ठीक। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है? आपको एक क्वांटिटी देगा जो बाकियों पे डिपेंड करती है। तो मुझे इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोला गया कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द पार्टिकल, स्पीड विद विच इट इज मूविंग एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तीन चीजों पे। यानी कि यहां से दिख गया FC, मास, स्पीड और रेडियस तीनों पे डिपेंड कर रहा है। और तीनों पे अगर डिपेंड कर रहा है तो मुझे भाई एक एक्सप्रेशन निकालो, फॉर्मूला निकालो सेंट्रीपिटल फोर्स का, किसकी टर्म में? मास, स्पीड और रेडियस की टर्म में। तो यहीं पे एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन की लैंग्वेज अपनी टर्म में लिख लो कि FC डिपेंड्स ऑन मास, स्पीड एंड रेडियस, फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला या फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्वेश्चन हो गया। एप्लीकेशन बता दिया आपको, क्वेश्चन आपको बता दिया, उसको समराइज कर दिया। अब सोल्यूशन बताता हूं कैसे करना है, बहुत आराम से सुनना बेटा। सबसे पहले जिन पे डिपेंड करता है ना उनके सिंबल लिख दो। उनके क्या लिख दो बेटा? सिंबल। तो मैंने क्या किया, मास को स्मॉल m, स्पीड को स्मॉल v और रेडियस को स्मॉल r। और सेंट्रीपिटल फोर्स तो मुझे पता ही है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो मुझे पता ही है, कोई दिक्कत नहीं। बोले ठीक। इसके साथ साथ ध्यान से सुनना, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। देखो सॉल्यूशन आपको क्या करना है बेटा, आराम से सुनना। FC प्रोपोर्शनल टू m to the power x, v to the power y
r⁻z। ठीक, अब बोलोगे सर ये क्या किया? मैंने कहा भाई क्वेश्चन कह रहा है ना कि m, v और r तीनों पे डिपेंड कर रहे हैं, तीनों पे डिपेंड कर रहा है तो मतलब प्रोपोर्शनल होगा तीनों के। कैसे प्रोपोर्शनल होगा भाई? FC प्रोपोर्शनल होगा m की किसी पावर पे, डिपेंड कर रहा है बोल रहा है। ये थोड़ी बोल रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि यहाँ पे 1 है कि 2 है कि 3 है, पता ही नहीं क्या है। x लिख दो जो नहीं पता है, क्या टेंशन है। ऐसे ही ये बोल कह रहा है कि भाई डिपेंड कर रहा है v पे, तो हमें नहीं पता था तो y था, और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड कर रहा था r⁻z लिख दिया, क्या दिक्कत है। फिर तीनों को मैंने एक साथ लिख दिया। स्कूल में प्रॉपर डिटेल में लिखना तो नंबर मिलेंगे, नहीं तो कट जाएंगे सारे नंबर। बोले ठीक है सर, तो लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। इसके बाद यहां पर प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगा दो। कांस्टेंट के बाद जो देखो क्या करते जाना है, एक ही साथ लिखते हैं सारे स्टेप्स। इसके बाद क्या करना है बेटा, या लिख ही देते हैं चलो, FC इक्वल टू सम कांस्टेंट, कांस्टेंट को अपन C कह देते हैं, साथ में बेटा m⁻x, v⁻y, z, r⁻z। अब अपने को कहीं से x, y, z निकालना है। ये निकालते ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये निकालते बेटा ये है फॉर्मूला जो हमें निकालना था। तो हमारा पूरा का पूरा टारगेट फोकस किस पे होना चाहिए? x, y, z पे। बोले ठीक है, ठीक। देखो कितना आसानी से निकलेगा, कितना आसानी से। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता है? बोले यस सर। लिखो m1 L1 T-2। बोले ठीक। C क्या है? कांस्टेंट, छेड़ना ही नहीं है, काम ही नहीं है कांस्टेंट का। हमें क्या पता क्या है? m डायमेंशन फॉर्मूला, m की पावर 1 इंटू x करोगे तो क्या ये m की पावर x आएगा? बोले यस। स्पीड होता है L1 T-1, जब y से मल्टीप्लाई कर दोगे तो Ly T-y। आई होप बेटा आप समझ पा रहे हो, करेक्ट। रेडियस इज बेसिकली क्या होता है? डिस्टेंस, यानी L1 की पावर 1 करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो L1 इंटू z आ जाएगा, z। बोले ठीक। यहां से क्लब कर रहा हूं सबको, m की पावर x, बोले ठीक है, Ly इधर, z इधर, L की पावर y प्लस z, और T-y और कहीं भी नहीं है, T की पावर -y। ये कर दिया। एक तरफ m1 L1 T-2, एक तरफ m की पावर x, L की पावर y प्लस z एंड T की पावर -y। मेरे हिसाब से तो आपके दिमाग के अंदर घंटियां बजने लग गई होंगी कि सर अब तो बहुत आसान है, अब तो खाली कंपेयर करना है, यानी m की पावर को और m की पावर को कंपेयर करना है। जैसे ये करेंगे बेटा, यहां से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 1। देखो m की पावर और m की पावर। बोले सर इसका मतलब तो आप t की पावर और t की पावर भी कंपेयर कर सकते हो। मैंने कहा यस, यानी -y -2 के बराबर है, मतलब यहां से पता चलेगा कि बेटा y इक्वल टू 2 निकल के आ गया। बोले सर ये तो बहुत ईजी है। ऐसे ही l की पावर 1 y प्लस z के बराबर है, यानी y प्लस z इक्वल टू 1। y आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 2, जैसे पुट करोगे z आ जाएगा -1। जैसे ही z आ गया -1, ठीक है, -1 आप यहां पे पुट कर दो, कितना आया? -1। अब आप खुद देखो बेटा, खुद देखो, यहां से क्या फाइनल फॉर्मूला निकल के आ गया? FC इक्वल टू कांस्टेंट, छोड़ दो, m की पावर कितना? 1, करेक्ट। अगर v की पावर की बात करेंगे, v की पावर कितना बेटा? 2, और r की पावर कितनी है? z कितना है? -1। तो बेटा ये नीचे जाएगा, कितना बन जाएगा? mv² बेटा। यानी इफेक्टिवली बेटा अगर हम देखेंगे तो इफेक्टिवली जो सेंट्रीपिटल फोर्स निकल के आएगा दैट विल बी c इंटू mv²/r, करेक्ट। और बेटा इसी को कहते हैं डिराइविंग और डिड्यूसिंग एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। यानी हमें जैसे ही एक क्वांटिटी की औरों पे डिपेंडेंसी पता चलती है, हम सीधा फॉर्मूला डिराइव करके दिखाते हैं। और बेटा यही हमारी वो है, स्किल सेट है कि देखो कितना बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके हम फॉर्मूला डिराइव कर दे रहे हैं, फॉर्मूला। लेकिन दिक्कत एक है, बोले क्या? बोले जो C दिख रहा है ना, ये C कांस्टेंट, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, हमें अलग अलग m, v, r की वैल्यू पे फोर्स निकालनी पड़ेगी, ग्राफ प्लॉट करने पड़ेंगे, और तब जाकर के हम C का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी एक ड्रॉबैक,
किसका? लिमिटेशन किसका? डायमेंशनल एनालिसिस का। एक पहले देखा था कि डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, बोले यस सर। दूसरा लिमिटेशन कि ये जो C है इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, कांस्टेंट का वैल्यू नहीं निकल के आता। समझ गए बात को? एक और गड़बड़ है यहाँ पे x y z 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन MLT। अगर मान लो कभी MLT के साथ साथ जैसे यहाँ पे डिपेंड किया ना M V R, एक और वैल्यू ऐड कर देता, 4 कर देता, तो 4 करने के लिए मेरे पास तो 3 इक्वेशन है MLT के अंदर, करेक्ट? 4 वेरिएबल 3 इक्वेशन, फिर सॉल्व नहीं हो सकता। यानी जब तक बात सिर्फ MLT की है, मैं बहुत बड़ी लाइन बोलने जा रहा हूं, जब तक बात सिर्फ MLT की है तब तक सिर्फ 3 वेरिएबल वाली सॉल्व कर सकते हो। MLT के साथ मान लो इलेक्ट्रिक करंट डाल दिया तो 4 वेरिएबल भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ MLT की बात है तो आप 3 वेरिएबल वाली ही इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, चौथी नहीं कर सकते। ये एक लिमिटेशन। एक और लिमिटेशन, यहां देखो सब मल्टीप्लाई डिवाइड में है, mv²/r/c। जहां भी फॉर्मूले में प्लस माइनस आता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन, ये सब बेकार हो जाता है, फिर आप डायमेंशनल एप्लीकेशन से नहीं कर सकते, करेक्ट? मैं इस सब आपको लिखवा दूंगा, मैं बस बताए जा रहा हूं कि कहां कौन सी लिमिटेशंस आ रही है, राइट? तो आई थिंक मैंने बहुत सारा कुछ आपको समझाया अभी इस पार्ट के अंदर। तो आप क्या करो, आराम से ठंडा पानी पियो, ठीक? उसके बाद अपना वीडियो पॉज करो और फिर ये पूरा पहले कॉपी करो, अच्छे से समझो, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैं बता रहा हूँ, इसके ऊपर ही एक और एप्लीकेशन बनी हुई है, राइट? तो इसे समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, अच्छे से समझो। लिमिटेशंस वाला पार्ट मैं लास्ट में लिखवा दूंगा, उसका टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। क्लियर? ओके, पॉज द वीडियो हियर, कॉपी डाउन एवरीथिंग, समझ लो, जब समझ आए तो रिज्यूम करना। मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा एक एग्जांपल के साथ आपके लिए। देखो बेटा, अब जो एग्जांपल है वो आपके लिए है, मैं नहीं सॉल्व करूंगा, आप उसे सॉल्व करोगे, राइट? आप उसे सॉल्व करोगे एंड देखते हैं कि आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि ये आपका आंसर आया है। आई विल श्योरली टेल यू कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है? तो देखो, मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है ना? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है मैं बताता हूँ। मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है बेटा बॉयेंट फोर्स। कौन सी है? बॉयेंट फोर्स, बुऑयंट फोर्स। ये बेसिकली वैसी फोर्स है बेटा, बॉल है ना, फुटबॉल को पानी में डाल के छोड़ोगे तो वापस ऊपर जाएगी, तो ऊपर जो फोर्स लगती है ना लिक्विड की वैसे, उसे बॉयेंट फोर्स कहते हैं। कह रहा है ये डिपेंड करता है डेंसिटी यानी कि डी, रो भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो रो लिख दो, ठीक है? ये डिपेंड करता है बेटा वॉल्यूम, कैपिटल वी। ये डिपेंड करता है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, करेक्ट? यानी कि बॉयेंट फोर्स डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी एंड डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको बेटा फॉर्मूला डिराइव करना है एफबी का इन तीनों के टर्म में। ये आपका होमवर्क है, आप खुद से ट्राई करोगे, कमेंट बॉक्स के अंदर डालोगे, या अभी साथ के साथ कोशिश करो, वीडियो पॉज करके इसे पूरा सॉल्व कर लो, फिर कमेंट बॉक्स में आंसर डालो। आई विल टेल यू कि आपका सही है या नहीं, और गलत है तो बताऊंगा कि क्या गलती है, ठीक है? बट बेटा अगर आप एक्चुअल में एक प्रॉपर जेन्युइन स्टूडेंट हो और आप सच में सब्जेक्ट सीखना चाहते हो, मेक श्योर यू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस साइमल्टेनियसली मेरे साथ साथ, तभी बेटा ये ग्रिप में आएगा सब्जेक्ट आपका, नहीं तो दिक्कत होगी, बता रहा हूँ, राइट? तो विद दिस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। आप वीडियो पॉज करके पूरा सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर डालो, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं, ठीक है? विद द नेक्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज द लास्ट एप्लीकेशन। इसके बाद बेटा बस एक लिमिटेशंस, फिर द एंड ऑफ द चैप्टर, करेक्ट? चलो, सुन के अच्छा लग रहा होगा तुमको, चैप्टर खत्म होने वाला है, राइट? देखो बेटा, फाइंडिंग डायमेंशनल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ न्यू बेस क्वांटिटीज, ये एक्चुअल में एज ए होल कोई नई एप्लीकेशन नहीं है, बट इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और जनरली जो बेटा जेईई एडवांस की बात करें, राइट, तो वहां पे बहुत इफेक्टिवली अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, राइट? सो लेट्स मूव ऑन। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज देता हूं। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कहती है बेटा कि फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, ऑफ मास। जब आप सिर्फ इतना क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप पूछोगे कि सर ये क्या क्वेश्चन है, मास का डायमेंशन फॉर्मूला? ये तो फंडामेंटल है, अगर कोई पूछ भी ले तो m1 l0 t0 आंसर होना चाहिए था। करना ना, पूरा क्वेश्चन सुनो, पूरा क्वेश्चन सुनो। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास इफ लेंथ
ठीक है, फोर्स, ठीक है, एंड स्पीड आर टेकन एज न्यू बेस यूनिट्स। MLT को बेस यूनिट्स लोगे तो ऑफ कोर्स M1 L0 T0 आएगा मास का। मैं तो पूरा बेस यूनिट ही बदल दिया, मैं तो पूरी कहानी बदल दी बेटा। पूरी कहानी ऐसे कर दी कि मैंने तो आपको फोर्स, स्पीड और L का मतलब ये लेंथ है, इफेक्टिवली लेंथ, इनको नया बेस यूनिट बताया बेटा, इनको नया बेस यूनिट। समझे बात को? अब देखो बेटा, ये देखना जरूरी है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो ये ना क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन मैं एक बता रहा हूँ, फिर उसके बाद बेटा आप क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस कर लेना। मैं एक आध आपको एग्जांपल भी दे दूंगा, आप यू कैन प्रैक्टिस स्टार्ट। उसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, है ना। प्लीज, आई नो बिल्कुल एंड स्टेज पे है, काफी देर हो गई लेक्चर चलते हुए, बट बेटा बीच में कभी छोड़ना नहीं है ना, पूरा कंप्लीट करो तब जाके बचा। कुछ भी छोड़ोगे उसमें से क्वेश्चन आ गया, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा, होने नहीं देना है, ठीक। देखो, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास if length, force and speed are taken as the new base units, ठीक। देखो कितना आसान है, आता है आपको पहले से, बता रहा हूं मैं आपको पहले से आता है। मास क्या करना है, मास इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला तो लिखना है, लेंथ मतलब L टू द पावर x, फोर्स मतलब F टू द पावर y, स्पीड मतलब V टू द पावर z। समझे कुछ? मुझे कुछ देखा लग रहा है। मतलब क्या देखा लग रहा है? सर आपने अभी पहले यही तो बताया था, उसमें पता कांस्टेंट लगाया था या कांस्टेंट नहीं लगाया, वहां डिपेंड कर रही थी, ये न्यू बेस यूनिट है। मैंने कहा बस इतना ही फर्क है, बस कांस्टेंट नहीं लगाना, बाकी एग्जैक्ट सेम प्रोसेस। बोले सर एग्जैक्ट सेम मतलब हम तो खुद ही कर लेंगे। मैंने कहा तो बताते जाओ मुझे क्या क्या करना है। तो फिर आप बोलोगे कि सर एक काम करो, सबसे पहले मास का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। मैंने कहा ठीक है, लिखता हूं M1 L0 T0 पुरानी यूनिट्स के अंदर। अब आप क्या करो सर, L को तो L ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स को आप लिख दो M1 L1 T-2 और ऊपर लगा दो Y। अच्छा, मतलब मेरे को फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला रखना है। बोले यस सर रखो। फिर आप सर एक काम करो, स्पीड को लिख दो L1 T-1। मैंने कहा ठीक है बेटा, ऊपर लगा दो Z। मैंने कहा ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहे हो तुम कि मैं हर जगह जो जो क्वांटिटी उनके डायमेंशनल फॉर्मूला रख दूं बिल्कुल पहले की तरह। बोले हाँ सर यही कहना चाह रहे हैं। मैंने कहा एकदम करेक्ट बोला है, वेरी गुड। अब देखो यहां से ये बनेगा बेटा M1 L0 T0, M1 L0 T0, M1 L0 T0। यहां से सारे मास को जोड़ोगे तो खाली mx आएगा, और तो कहीं मास है नहीं। बोले यस सर। Lx 1 इंटू वाई कितना आएगा, y, और 1 इंटू जेड कितना आएगा, z, यानी L टू द पावर x प्लस वाई प्लस z। बोले करेक्ट। इसी तरह से बेटा t की जब बात करेंगे, -2y माइनस जेड, यानी -2y माइनस जेड, और कुछ नहीं है। बोले ठीक। अब बेटा अपने पास एक तरफ MLT की वैल्यूज है, एक तरफ XYZ की वैल्यूज हैं। आपने पहले क्या किया था, पहले आपने M को M से, L को L से और T को Z से कंपेयर किया था। तो देखो बेटा M की पावर 1 और X जैसे ही कंपेयर करोगे स्ट्रेट वैल्यू बेटा X की वैल्यू 1 आ गई। बोले हाँ सर ये आसान वाली वैल्यू थी। सुनते जाना, 0 क्या -2y माइनस जेड होगा? बोले यस सर 100%। तो एक काम करते हैं ना, लिखते हैं इसको लिखते हैं बेटा, कहाँ लिखे, इसको यहाँ लिखते हैं, -2y माइनस जेड इक्वल टू 0। और बेटा L0 मतलब x प्लस वाई प्लस जी, यानी x प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू 0। बेटा देखो जैसे ही x की वैल्यू 1 डालोगे यहाँ से आ जाएगा y प्लस जेड माइनस 1। ठीक है, अब आपके पास एक इक्वेशन तो ये रही बेटा, एक इक्वेशन ये रही बेटा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ से y और z दोनों निकल के आ जाएंगे, यानी आपके पास x आ गया, y आ गया, z आ गया। इसका मतलब आपके पास ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। यही पूछा था आपसे, तो ये एग्जैक्टली पहले वाली एप्लीकेशन है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को बदल दिया गया है।
आई एम श्योर, और ये एडवांस लेवल पे ही आता है, आई एम श्योर कि अगर आएगा क्वेश्चन तो आप बिल्कुल 100% इसको करेक्ट करोगे, 100%, 99.99 नहीं, 100% करेक्ट। बेटा देखो चीज़ें टफ नहीं है, लेंदी है, खिंचती जाती है। कभी भी फिजिक्स में टफ क्वेश्चन का मतलब कोई नया चांद से उतर के कुछ नहीं आ जाएगा, बस कॉन्सेप्ट्स मल्टीपल होते जाएंगे और चीज़ें थोड़ी लेंदी होती जाएंगी। पेशेंस ज़्यादा चाहिए, पेशेंस। आपके पास अगर वो पेशेंस है, आपका अगर फोकस है, तो कभी भी क्वेश्चन टफ या इजी नहीं होगा, वो आपको आता होगा। समझे मेरी बात को? आई एम श्योर आपको मेरी बात समझ आई होगी बेटा। अब आप पूरे के पूरे वीडियो को कॉपी, मतलब वीडियो पॉज करो, पूरा कॉपी करके अच्छे से समझ लो। जब पूरा समझ आ जाए तो बेटा आगे बढ़ना। मैं अब आपको बस लास्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ लेक्चर का, और वो है बेटा इसकी लिमिटेशंस। ठीक है, लिमिटेशंस, और उसके बाद अपन लेक्चर खत्म कर दें। बट ये सुन लेना, क्यों? क्योंकि कई बार स्कूल में कॉम्पिटिटिव में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लिमिटेशन मतलब क्या क्या इसकी कमजोरियां हैं या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या क्या इनमें गड़बड़ है, वो हमें देखना है पूरे डायमेंशनल एनालिसिस में। तो बेटा देखो अपने पास जो भी बेसिक लिमिटेशंस हैं हम उन्हें देखते हैं। तो हम जब लिमिटेशन की बात करते हैं बेटा, सबसे पहली लिमिटेशंस जो मैंने बताई थी कि डायमेंशनली, ध्यान से सुनना ही है, डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन में नॉट बी करेक्ट। देखो कितनी बड़ी लिमिटेशन है बेटा कि डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन हो सकता है कि करेक्ट ना हो। अभी तो प्रॉब्लम है ना एक, तो एक लिमिटेशन ये हो गई 1। दूसरी लिमिटेशन, जब आप फॉर्मूला एक्सप्रेस करते हो, डिराइव करते हो, देन बेटा कॉन्स्टेंट्स कांट बी फाइंड आउट। ठीक है, कांस्टेंट्स का पता नहीं लगा सकते, दैट इज द सेकंड लिमिटेशन। यानी कांस्टेंट का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला है उसे हमें नहीं पता, या डायमेंशनल कांस्टेंट की क्या वैल्यू हमें नहीं पता। तीसरी कि जब आप सिर्फ m, l या t यानी जितनी बेस यूनिट्स ले रहे हो बेटा, उतनी, अगर ध्यान से सुनना, उससे ज़्यादा डिपेंडेंसी हो, लाइक अगर सिर्फ MLT में है तो मोर देन 4 डिपेंडेंसी या मोर देन 3 लिखनी चाहिए। मोर देन 3 डिपेंडेंसी अगर है वेरिएबल्स पे, तो बेटा जो भी फॉर्मूला होगा वो आप डिराइव नहीं कर सकते। मतलब यू कैन नॉट डिड्यूस एन एक्सप्रेशन इफ डिपेंडेंसी ऑन मोर देन 3 वेरिएबल क्वांटिटीज, 3 फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर। क्यों? इक्वेशन 3 बनेगी XYZ MLT वाली, करेक्ट, और आपके पास वेरिएबल ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि ज़्यादा आपने फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंसी ले ली, करेक्ट। इसके अलावा नेक्स्ट जो मैंने बताया था बेटा कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाला काम नहीं चलता, यानी कि फॉर्मूलाज विद प्लस माइनस कांट बी डिड्यूस्ड। ठीक है, प्लस माइनस वाले फॉर्मूले बेटा डिड्यूस नहीं किए जा सकते। ये चारों लिमिटेशंस एकदम यहाँ फिट हो जानी चाहिए, अभी के अभी, किसी हालत में बेटा छूटनी नहीं चाहिए, करेक्ट। और विद दिस आई रैप अप द लेक्चर। आई एम वेरी हैप्पी कि एक बहुत ही बोरिंग और बेसिक सा ऐसा चैप्टर जिसे जनरली बच्चे पसंद नहीं करते, करेक्ट, मैंने वो कवर कराया। एंड आई एम श्योर आपको थोड़ा मजा तो जरूर आया, आप चाहे मानो या मानो, ठीक है। और आपको लगता है कि इट वॉज हेल्पफुल, देन बेटा डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक द वीडियो एंड डू स्प्रेड इट बेटा, डू स्प्रेड इट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बहुत अच्छे से जान लगा के पढ़ो बेटा, और कोई मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए, तभी आप बेटा बेस्ट डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स बनोगे, राइट। सो आई नो यू विल बी द ग्रेटेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स दैट द हिस्ट्री विल एवर सी, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर बेटा।